Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये खास बातचीत उन सभी श्रोताओं के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा शुरू करने से पहले हम सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के उन सभी मेंबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सब हमें इस तरह का उपयोगी कंटेंट बनाने में लगातार मदद करते हैं। सच में आपका समर्थन ही हमारी असली ताकत है। और अगर आप भी हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में ज़रूर सोचें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सवाल बहुत बुनियादी है लेकिन बहुत गहरा है। हम प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो हमें पता कैसे चलता है? हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये कहानी इतिहासकार दोबारा लिखते कैसे हैं? ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल, ये एक जासूसी कहानी ही है। और आज हम उसी जासूसी के तरीकों को, मतलब कि उन सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेगी आर.एस. शर्मा की मशहूर पुरानी एनसीईआरटी किताब प्राचीन भारत। हम इसके दूसरे अध्याय को देख रहे हैं। ये चैप्टर हमें उन स्रोतों के बारे में बताता है जिनका इस्तेमाल करके इतिहासकार प्राचीन भारत की पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं। किसी भी यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए यह समझना सबसे जरूरी है कि इतिहास बनता कैसे है। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक एक करके इन सुरागों को उठाते हैं और देखते हैं कि इतिहास के ये जासूस, मतलब हमारे इतिहासकार, अतीत की तस्वीर बनाते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले उन चीजों से शुरू करते हैं जिन्हें इतिहासकार सचमुच अपने हाथों से छू सकते हैं, मतलब भौतिक अवशेष। जब किसी पुरानी जगह जैसे गंगा के मैदानों के किसी टीले की खुदाई होती है तो वहां क्या मिलता है? सिर्फ मिट्टी और पत्थर? नहीं, मिट्टी और पत्थर तो मिलते ही हैं, लेकिन उनके साथ मिलता है पूरा का पूरा इतिहास। आप सोचिए, जब खुदाई होती है तो हमें बस्तियों का एक पूरा नक्शा सा मिल जाता है। हमें पता चलता है कि घर कहाँ थे, सड़कें कैसी थीं। अच्छा, टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े बताते हैं कि वो किस डिजाइन के बर्तन इस्तेमाल करते थे, उनकी कला कैसी थी। यहाँ तक कि जले हुए अनाज के दाने ये बता देते हैं कि वो लोग खाते क्या थे, गेहूं, चावल या जौ। वाह, मतलब ये तो एक टाइम मशीन में बैठने जैसा है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, हमें ये कैसे पता चलता है कि ये चीजें कितनी पुरानी हैं? मतलब क्या कोई अंदाजा लगाया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अंदाजे पर तो इतिहास नहीं लिखा जा सकता। यहीं पर विज्ञान हमारी मदद करता है। एक तकनीक है जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग? हाँ, हर जीवित चीज में, चाहे वो पेड़ हो या इंसान, कार्बन 14 नाम का एक तत्व होता है। मरने के बाद ये तत्व एक तय रफ्तार से कम होने लगता है। तो वैज्ञानिक लकड़ी, हड्डी या कोयले के टुकड़े में बचे हुए कार्बन 14 को मापकर ये बता सकते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है। अच्छा, तो ये एक तरह का जैविक कैलेंडर है जो हमें एक सटीक तारीख बता देता है। स्रोत में पराग कणों के विश्लेषण का भी जिक्र है। वो क्या चीज है? वो और भी दिलचस्प है। मिट्टी की परतों में दबे हुए पराग कणों, मतलब पोलन, का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि उस जमाने में किस तरह के पेड़ पौधे उगते थे। इससे हमें उस समय की जलवायु और पर्यावरण का पूरा पता चलता है। तो आप देखिए, हम सिर्फ ये नहीं जानते कि लोग कैसे रहते थे, बल्कि ये भी जानते हैं कि वो किस तरह के माहौल में रहते थे। इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है, ये उस पूरे इकोसिस्टम को समझना है। सही बात है। तो खुदाई से हमें उस दौर का पूरा माहौल और रहन सहन का अंदाजा लग गया। ये हमारी पहेली का पहला कोना है। लेकिन लोग आपस में लेन देन कैसे करते थे? मतलब अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? क्या हमारे पास कोई ऐसा सुराग है जो सीधे सीधे राजाओं और व्यापार की कहानी कहता हो? बिल्कुल। और वो सुराग हमें अक्सर, कह सकते हैं कि, लोगों की जेबों में मिलता है। जेबों में? हाँ, वो सुराग है सिक्के। ये सिर्फ पैसे नहीं है, बल्कि ये इतिहास के छोटे छोटे जानकारी से भरे कैप्सूल्स हैं। जानकारी से भरे कैप्सूल्स, ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। एक छोटा सा सिक्का क्या क्या बता सकता है? बहुत कुछ। सबसे पहले तो सिक्कों पर राजाओं के नाम और उनकी तस्वीरें होती हैं। कई इंडो ग्रीक शासकों के बारे में तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनके सिक्कों से ही पता चला है। किसी किताब में उनका जिक्र तक नहीं है। अच्छा? हाँ, सिक्कों से हमें राजाओं का शासनकाल पता चलता है, और ये सिक्के जिन इलाकों में पाए जाते हैं उनसे हमें उस राजा के साम्राज्य की सीमाओं का भी अंदाजा लगता है।
तो एक सिक्का एक तरह से उस राजा का विजिटिंग कार्ड भी है और उसके साम्राज्य का नक्शा भी। बिल्कुल सही। वाह, मतलब सिक्के हमें राजनीतिक इतिहास बता रहे हैं, लेकिन क्या ये हमें उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में भी कुछ बताते हैं? यही तो सिक्कों की सबसे बड़ी खासियत है। वो उस दौर की इकोनॉमी का एक तरह से एक्सरे हैं। सोचिए, अगर किसी समय में सोने के सिक्के बहुत ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दौर आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। जैसे कुषाणों और गुप्तों के समय में। बिल्कुल। और वहीं अगर सिक्के सीसे या तांबे जैसी सस्ती धातुओं के हैं या मिलने ही बंद हो गए, जैसा कि गुप्तकाल के बाद हुआ, तो इसका मतलब है कि आर्थिक गिरावट आ गई थी। हाँ, ये व्यापार में मंदी का सीधा संकेत है। अच्छा, और स्रोत में ये भी लिखा है कि कभी-कभी व्यापारियों के जो संघ होते थे वो भी अपने सिक्के जारी करते थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि उस समय की अर्थव्यवस्था इतनी विकसित थी कि सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि बड़े बड़े व्यापारिक संगठन, मतलब गिल्ड्स, वो भी आर्थिक गतिविधियों में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये उस दौर के विकसित शिल्प और वाणिज्य का पक्का सबूत है। ठीक है, तो हमारे जासूसों को भौतिक सबूत मिल गए, पैसों का लेन देन भी पता चल गया। अब बात करते हैं लिखित बयानों की। क्या उस समय के कोई सरकारी दस्तावेज या आधिकारिक घोषणाएं हैं जो आज तक बची हुई है? हाँ है, और वो कागज पर नहीं बल्कि पत्थर और धातु पर लिखी गई हैं ताकि वो हमेशा के लिए रहें। इन्हें हम शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, और इनकी पढ़ाई को एक खास नाम दिया गया है, अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो सम्राट अशोक के शिलालेख होंगे। बिल्कुल, जो पूरे भारत में पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदे हुए मिले हैं। स्रोत में कई तरह के शिलालेखों का जिक्र है। एक तो हैं शासकों के आदेश, जैसे अशोक ने अपनी प्रजा को धम्म का संदेश दिया। फिर आते हैं स्तुतिगान, मतलब यूलोजीज, जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख। लेकिन स्रोत कहता है कि इसमें सिर्फ उसकी जीतों का जिक्र है, हार का नहीं। तो फिर एक इतिहासकार के तौर पर इस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या ये सिर्फ राजा का प्रोपेगेंडा नहीं है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर एक इतिहासकार का असली काम शुरू होता है। हम इसे मतलब शब्दशः सच नहीं मानते, हम इसे राजा का एक दावा या क्लेम मानते हैं। ये हमें बताता है कि राजा खुद को अपनी प्रजा के सामने कैसे दिखाना चाहता था। अच्छा, फिर हमारा काम है कि इस दावे को दूसरे स्रोतों से, जैसे उस दौर के सिक्के या पुरातात्विक सबूतों से क्रॉस चेक करें। मतलब एक सबूत को दूसरे सबूत से परखना जरूरी है। बिल्कुल, इतिहास किसी एक स्रोत पर आंख बंद करके भरोसा करने का नाम नहीं है, बल्कि कई स्रोतों को मिलाकर सच के करीब पहुंचने की कोशिश का नाम है। स्तुतिगान के अलावा दान संबंधी रिकॉर्ड का भी जिक्र है। वे किस तरह से उपयोगी हैं? वो बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, खासकर सामाजिक और आर्थिक इतिहास के लिए। ये रिकॉर्ड ज्यादातर तांबे की प्लेटों पर खुदे होते थे और इनमें राजा या किसी धनी व्यक्ति द्वारा ब्राह्मणों या मठों को जमीन दान करने का जिक्र होता था। इन रिकॉर्ड से हमें उस समय की भूमि व्यवस्था, टैक्स सिस्टम और प्रशासन के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिलती है। ये जानकारी तो किसी किताब में नहीं मिलती होगी। बिल्कुल नहीं। तो फिर शिलालेखों को साहित्यिक स्रोतों मतलब किताबों से ज्यादा भरोसेमंद क्यों माना जाता है? इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इनकी सबसे बड़ी खूबी है इनकी मौलिकता। ये एक तरह से उस समय के अमिट दस्तावेज हैं। सोचिए, एक किताब को सदियों तक हाथ से कॉपी किया गया, हर बार लिखने वाले की अपनी गलतियां या कभी-कभी जानबूझकर किए गए बदलाव उसमें जुड़ते गए। लेकिन अशोक का एक स्तंभ लेख आज भी वही कह रहा है जो उसने लगभग 2300 साल पहले कहा था। ये इतिहास से एक सीधा अनफिल्टर्ड कनेक्शन है। सही बात है। और हाँ, इसी कड़ी में हड़प्पा की लिपि वाले शिलालेख भी हैं जो आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये प्राचीन भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। यहां से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, किताबें और पांडुलिपियां, मतलब साहित्यिक स्रोत। स्रोत कहता है कि भारत में लेखन कला 2500 ईसा पूर्व से थी, लेकिन सबसे पुरानी पांडुलिपियां 4वीं शताब्दी ईस्वी से पुरानी नहीं मिलती। इतना बड़ा गैप क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी साधी है। प्राचीन भारत में लिखने के लिए कागज नहीं था। लोग भोजपत्र मतलब पेड़ की छाल और ताड़ पत्रों पर लिखते थे। अच्छा। और ये चीजें भारत की नमी वाली जलवायु में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, वो सड़ गल जाती हैं।
इसीलिए जो शुरुआती पांडुलिपियां हमें मिली हैं वे मध्य एशिया के सूखे रेगिस्तान जैसे इलाकों में मिली जहां वह सुरक्षित रह गईं। तो मतलब जो बचा है वो बहुत कीमती है। इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। पहले धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। एक इतिहासकार इनका इस्तेमाल कैसे करता है? इन्हें तो सीधे तौर पर इतिहास नहीं माना जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं। इन ग्रंथों का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये खास धार्मिक दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। जैसे पुराणों में राजाओं की वंशावलियां तो मिलती हैं, लेकिन वे अक्सर पौराणिक कथाओं और चमत्कारों के साथ इतनी घुली मिली होती हैं कि सच और कल्पना को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये उपयोगी कैसे हैं? उपयोगिता इस बात में है कि ये हमें उस समाज की सोच, उनके विश्वासों और उनके नायकों के बारे में बताते हैं। और जब इन ग्रंथों में बताई गई किसी बात की पुष्टि पुरातात्विक सबूतों से हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ी खोज होती है। जैसे साहित्य और पुरातत्व एक ही कहानी कहने लगते हैं, तब इतिहास की एक धुंधली तस्वीर साफ होने लगती है। और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में क्या, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र या संगम साहित्य? ये स्रोत हमें उस समय के समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की सीधी जानकारी देते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का एक विस्तृत खाका पेश करता है। इसी तरह दक्षिण भारत का संगम साहित्य, जो तमिल में है, उस समय के सामाजिक जीवन और भारत रोम व्यापार का बहुत जीवंत वर्णन करता है। और मजे की बात यह है कि संगम साहित्य में लिखे व्यापार के वर्णन की पुष्टि हमें विदेशी लेखकों के विवरण और दक्षिण भारत में मिले रोमन सिक्कों के ढेरों से होती है। तो यहाँ भी अलग अलग सुराग मिलकर एक ही कहानी को सच साबित कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने विदेशी लेखकों का जिक्र किया और ये हमारी पहेली का अगला टुकड़ा है। कभी कभी एक बाहरी व्यक्ति उन चीजों को देख लेता है जिन्हें स्थानीय लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो इन विदेशी यात्रियों के विवरण कितने महत्वपूर्ण हैं? ये बेहद महत्वपूर्ण है। यूनानी, रोमन और चीनी यात्री भारत आए और उन्होंने जो देखा उसे लिखा। हाँ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। हाँ, इंडिका। उसने जो लिखा उसका मूल ग्रंथ तो खो गया है, लेकिन बाद के लेखकों ने उसके अंशों का इस्तेमाल किया, जिससे हमें मौर्य प्रशासन और समाज की एक झलक मिलती है। इसी तरह पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की एक ग्रीक किताब है, जिसका लेखक कौन है हम नहीं जानते, लेकिन उसने भारत के बंदरगाहों और रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार का आंखों देखा हाल लिखा है। और चीनी यात्रियों फाहियान और हिवेंसांग का क्या? वो तो बौद्ध धर्म के लिए आए थे। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करना और पवित्र स्थानों की यात्रा करना था। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने उस समय के भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा। अच्छा। फाहियान, जो गुप्त काल में आया, हमें उस समय के समाज और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। और हुएनसांग, जो हर्षवर्धन के समय आया, उसने तो नालंदा विश्वविद्यालय में सालों तक पढ़ाई की और उस समय के जीवन का बहुत विस्तृत वर्णन छोड़ा है। बेशक इन विवरणों में भी उनके अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, जाहिर है, लेकिन भारतीय स्रोतों के साथ मिलाकर पढ़ने पर ये हमें एक ज्यादा पूरी तस्वीर देते हैं। ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल उठता है, जिसका जिक्र स्रोत के आखिर में है। एक आरोप लगाया जाता है कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक बोध यानी हिस्टोरिकल सेंस की कमी थी। क्या ये कहना सही है कि उन्हें अपने अतीत को रिकॉर्ड करने की परवाह नहीं थी? देखिए, अगर हम इतिहास की तुलना हेरोडोटस जैसे यूनानी इतिहासकारों से करें जिन्होंने घटनाओं का विश्लेषण किया, तो हाँ, उस तरह का इतिहास लेखन भारत में नहीं हुआ। लेकिन ये कहना कि उन्हें अपने अतीत की कोई परवाह ही नहीं थी, ये बिल्कुल गलत होगा। तो फिर उनका तरीका क्या था? उन्होंने अपने अतीत को कैसे याद रखा? उनका तरीका अलग था। उन्होंने इतिहास को धर्म और परंपरा के साथ मिलाकर सहेजा। पुराणों में राजवंशों का कालक्रम मिलता है, भले ही वो कथाओं के साथ मिला हो। विक्रम संवत और शक संवत जैसे कैलेंडर का इस्तेमाल दिखाता है कि वे समय का हिसाब बहुत ध्यान से रखते थे। बाणभट्ट द्वारा अपने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखना, ये भी तो एक तरह का ऐतिहासिक लेखन ही है। और इस परंपरा का सबसे बेहतरीन उदाहरण वो है 12वीं सदी में कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिनी। ये कश्मीर के राजाओं का एक व्यवस्थित आलोचनात्मक इतिहास है। कल्हण ने सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनकी जांच भी की। इसे भारत का पहला वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है। तो जैसा कि हमने देखा, प्राचीन भारत का इतिहास किसी एक किताब या एक स्रोत से नहीं बना है।
ये एक विशाल मोज़ेक पेंटिंग की तरह है, जिसे भौतिक अवशेषों, सिक्कों, शिलालेखों, साहित्य और विदेशी विवरणों जैसे हजारों छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। हर टुकड़े की अपनी कहानी है और अपनी सीमाएं भी। बिल्कुल। और एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए यही समझना सबसे महत्वपूर्ण है। इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि स्रोतों की व्याख्या और विश्लेषण की एक प्रक्रिया है। ये अध्याय उसी प्रक्रिया की नींव रखता है। आपको ये समझना होगा कि हर स्रोत से जानकारी कैसे निकालनी है, उसके पूर्वाग्रह को कैसे पहचानना है और उसे दूसरे स्रोतों के साथ क्रॉस चेक कैसे करना है। इस गहरी और दिलचस्प बातचीत को खत्म करने से पहले हम अपने सभी मौजूदा मेंबर्स को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका योगदान हमें बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। और जो श्रोता हमें पहली बार सुन रहे हैं, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी मेंबरशिप से जुड़कर हमें जरूर समर्थन दें। और अब जाते जाते आपके लिए आज का विचारणीय प्रश्न। हमने बात की कि हड़प्पा की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जरा सोचिए, अगर कल वैज्ञानिक इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो भारत के शुरुआती इतिहास के बारे में हमारी समझ कितनी और किस तरह से बदल सकती है। क्या हमारे इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.